हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल और आज का टॉपिक होगा एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में हम लोग क्या देखे थे कि एटम जो है ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड यानी कि एटम्स जो है इसके पास क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे यानी कि एटम जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का बना हुआ होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, घुसे हुए होंगे। ठीक है, इस मॉडल को जे थॉमसन ने बोला था प्लम पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने इसे इसलिए बोला था क्योंकि यदि हम लोग क्रिसमस पुडिंग को देखें तो हम लोग क्या देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो क्या है, इम्बेडेड है एज ए इलेक्ट्रॉन, और जो पुडिंग है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। उसी तरह यदि हम लोग देखें वाटरमेलन को तो वाटरमेलन का जो रेड इडिबल पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो वाटरमेलन का सीड्स है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कहता क्या है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। नेक्स्ट हम लोग देखे थे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देखें कि रदरफोर्ड जो है ये क्या किया, गोल्ड फाइल लिया जो कि कितने एटम थिक था, 1000 एटम थिक था। कितना, 1000 एटम थिक था। इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, इसके थ्रू पास किया। अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया दोस्तों, पास किया। तो इसने ऑब्जर्व क्या किया, इसने ऑब्जर्व ये किया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या किए दोस्तों, स्ट्रेट पास कर गए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल, यानी कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फाइल से स्ट्रेट पास किए। यानी कि इससे उसने यह जस्टिफिकेशन दिया कि ज्यादातर स्पेस जो एटम के अंदर है वो क्या है, इम्पटी है, खाली है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उसने बोला कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो अपियर टू रिबाउंड। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्शन शो किए, 180 डिग्री से एंगल से डिफ्लेक्शन शो किए। यानी कि ये क्या जस्टिफाई करता है कि एटम के अंदर जो है बहुत कम ही स्पेस ऐसा है जहां प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है। उसे इसने बोला न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में क्या है, इस एटम का मास कंसंट्रेटेड है। यानी कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स appear to rebound. Very few particles deflected through a small angle. यानी कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन शो किए। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या किया, इसने कैलकुलेट किया एटॉमिक रेडियस। तो कैलकुलेटेड एटॉमिक रेडियस। उसने बोला कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power 5 times smaller than the radius of an atom.
उसने बोला कि एटॉमिक रेडियस जो होगा 10 to the power 5 टाइम्स बिगर होगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि इसी पॉइंट को हमने क्या किया, अपोजिट बोल दिया। क्या बोला मैंने कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा 10 to the power 5 टाइम्स स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। यानी कि रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल्स का जो फीचर्स था वो इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखिए क्या क्या फीचर्स थे। तो फीचर 1 क्या कहता है, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम called nucleus nearly all mass of atom resides into it। नेक्स्ट देखिए फीचर 2 electrons revolve around the nucleus in circular path called orbits। Feature 3 size of nucleus is very small as compared to an atom। अब देखिए फीचर्स क्या थे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम के। फीचर नंबर 1 क्या कहता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम में जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। ये एक एटम है दोस्तों, तो इसके पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। यानी कि इसमें क्या है, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज ही भरे हुए हैं, पॉजिटिवली चार्ज पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। और इसी न्यूक्लियस में इस एटम का पूरा मास जो है रिसाइड करेगा या कंसंट्रेट रहेगा। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको इसने क्या बोला, ऑर्बिट बोला। तो ये क्या है दोस्तों, सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइज जो है न्यूक्लियस का ये बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो साइज है वो काफी छोटा है। अब देखिए ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है ये क्यों फेल कर गया, यानी कि इसमें क्या ड्रॉबैक्स था जिसके कारण बोर्स मॉडल ऑफ एटम डेवलप हुआ। ठीक है, तो इसका जो ड्रॉबैक है ये क्या है, ड्रॉबैक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ड्रॉबैक कहता क्या है, ड्रॉबैक बोलता है कि अधि इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, असलरेशन को शुरू करेगा, असलरेशन फील करेगा, और जब वो पार्टिकल असलरेशन को फील करेगा तब वो क्या करेगा दोस्तों, एनर्जी को रेडिएट करेगा। और एक समय ऐसा होगा कि वो पार्टिकल्स जो है वो अपना एनर्जी को लूज करेगा, और जब वो एनर्जी को लूज करेगा तो फाइनली वो अपने इन पॉइंट पे आके गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक्स क्या है, तो ड्रॉबैक्स है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स क्या है दोस्तों, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम।
अब देखिए वो जो है एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, around the nucleus and any particles in circular motion undergoes acceleration and during acceleration charged particles would radiate energy. Thus the revolving electrons lose energy and finally fall into the nucleus. अब देखिए हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे, ड्रॉबैक्स को समझेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं दोस्तों, रिवॉल्व करते हैं। यानी कि यदि हम लोग देखें तो सोलर सिस्टम को बेसिकली यहाँ पे भी सोलर सिस्टम के जैसा ही हो रहा है। सोलर सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, सन जो है सेंटर होता है और उसी सेंटर के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सिमिलर टू दैट न्यूक्लियस जो है दोस्तों अभी एटम का सेंटर है और इस एटम के सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, जब कोई भी पार्टिकल्स जो होगा सर्कुलर मोशन में होगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, एक्सेलरेशन को महसूस करेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन के दौरान यदि चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो क्या करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे। और जब ये एनर्जी लूज होगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फॉल बैक टू दी न्यूक्लियस। यानी कि केस कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए ये है एक एटम, ये है इसका न्यूक्लियस। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है दोस्तों, रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करते करते फाइनली ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब एनर्जी लूज करेगा तो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। तो नील बोर्स जो था उसने क्या बोला, उसका ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए अपना पोस्टुलेट डेवलप किया। उसने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे किसी भी ऑर्बिट में तो वो क्या करेंगे, एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। इस पॉइंट को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नील्स बोर जो था इसी ड्रॉबैक्स को ओवर करने के लिए उसने क्या किया, अपना एटॉमिक मॉडल डेवलप किया, जिसमें उसने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम।
बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखिए नील्स बोर्स जो है ये डेनिस फिजिस्ट है। ले जा मुझे साथ। सॉरी, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। नील बोर्स जो है ये क्या है, डेनिस फिजिस्ट है। इसने 1912 में अपना थ्योरी दिया था बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम का पोस्टुलेट क्या है? ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग स्टडी करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम का पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits are allowed inside an atom. Point number 2, while revolving in discrete orbit, discrete orbits, the electrons do not radiate energy। अब देखिए दोस्तों, इस पोस्टुलेट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ड्रॉबैक्स जो था रदरफोर्ड का, इसको ओवरकम करने के लिए ये पोस्टुलेट दिया था नील्स बोर ने। तो नील्स बोर्स का कहना क्या है, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स जो होंगे वही एटम्स में अलाउड होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तब वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। तो दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर called energy levels। ये जो ऑर्बिट है या सेल है, इसको नील बोर्स ने बोला था एनर्जी लेवल्स। एंड दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर represented by the letters K, L, M, N or numbers n is equals to 1, 2, 3, 4 ... अब देखिए दोस्तों, जो ऑर्बिट्स थे उसको नील बोर्स ने बोला था एनर्जी लेवल्स। और ये ऑर्बिट्स और सेल्स जो हैं, इसको उसने रिप्रेजेंट किया था लेटर्स से या तो नंबर से। तो लेटर्स के लिए उसने यूज किया था फर्स्ट सेल के लिए K, सेकेंड सेल के लिए L, थर्ड सेल के लिए M, फोर्थ सेल के लिए N। या तो जब उसने नंबर से रिप्रेजेंट किया तो फर्स्ट सेल के लिए 1, सेकेंड सेल के लिए 2, थर्ड सेल के लिए 3, फोर्थ सेल के लिए 4। अब हम लोग देखेंगे एक फिगर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है दोस्तों? ये एक एटम है। ये क्या है दोस्तों? ये एक एटम है। एटम का ये क्या है? न्यूक्लियस है। अब देखिए, ये है ऑर्बिट नंबर 1, ये है ऑर्बिट नंबर 2, ये है ऑर्बिट नंबर 3, ठीक है, और ये है ऑर्बिट नंबर 4। अब उसी तरह की हम लोग बोले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। अब देखिए, ये है K सेल,
क्या है ये दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे के सेल, के सेल, ठीक है। या तो इसी के लिए हम लोग यूज करेंगे n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए ये क्या है दोस्तों, L सेल, L सेल, ये n इज इक्वल टू 2। ये क्या है दोस्तों, M सेल, M सेल, n इज इक्वल टू 3। ये क्या है दोस्तों, N सेल, N सेल, N सेल। यहां पे क्या होगा, n इज इक्वल टू 3। यानी कि हम लोगों ने देखा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इसको k, l, m, n से डिनोट किया जाता है, या तो ऑर्बिट नंबर्स 1 2 3 4 से डिनोट किया जाता है, 1 2 3 4 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल्स और ऑर्बिट, हाउ इलेक्ट्रॉन्स are distributed in different orbits or cells। ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिट्स या सेल में, ऑर्बिट्स या सेल में, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं रूल्स, क्या देखते हैं, रूल्स, रूल्स फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सेल्स। क्या क्या रूल्स है जिसको हम लोग को फॉलो करना है इलेक्ट्रॉन्स को लिखने के लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। तो पहला रूल क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल or orbit is given by formula 2n square, so first orbit will have 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट विल हैव 2 इंटू n के जगह पे अभी क्या आएगा दोस्तों, n के जगह पे आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह यदि हम लोग देखें थर्ड में, तो थर्ड ऑर्बिट विल हैव 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फोर्थ ऑर्बिट will have 2 into 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, एल सेल में 8, एम सेल में 18, एन सेल में 32। तो के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, के सेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम सेल में होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन सेल में होंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल और ऑर्बिट इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि यदि हम लोग एटम्स में सेल्स की ओर बढ़ते जाए तो k l m n o p डॉट डॉट, ठीक है। और यदि ऑर्बिट्स को हम लोग देखें तो सेल और ऑर्बिट्स दोनों सेम ही होते हैं, केवल अंतर यही है कि नंबर से डिनोट करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, और अल्फाबेट से डिनोट करेंगे तो के एल एम एन, ठीक है। अब देखिए पॉइंट टू जो है रूल नंबर क्या बोलता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be accommodated in the outermost orbit
in the outermost orbit each 8 यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा वो कितना होगा दोस्तों? 8 होगा। रूल नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a cell unless the inner cell are filled that is cells are filled in a stepwise manner। इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। पॉइंट नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 जो कहता है, क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन जो होंगे स्टेप वाइज मैनर में किसी भी सेल में एकोमोडेट होंगे या फिल्ड होंगे। यानी कि सबसे पहले के सेल को इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, उसके बाद एल सेल को मिलेगा, उसके बाद एम सेल को मिलेगा, उसके बाद एन सेल को मिलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे के सेल को पहले मिलेंगे, एल सेल को मिलेंगे, उसके बाद एम सेल को, उसके बाद एन सेल को। उसी तरह यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिलेगा फर्स्ट सेल को। किसको मिलेगा? फर्स्ट सेल को। फिर मिलेगा सेकेंड ऑर्बिट को, फिर मिलेगा थर्ड को, फिर मिलेगा फोर्थ को। ऐसे क्या होगा दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए? नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर of first 18 एलिमेंट्स। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को याद रखना है इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन स्टेप वाइज मैनर। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा स्टेप वाइज मैनर में फील होंगे। मतलब सबसे पहले के सेल भरेगा, फिर एल सेल, फिर एम सेल, फिर एन सेल। उसी तरह सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट भरेगा, सेकंड ऑर्बिट भरेगा, थर्ड ऑर्बिट, फिर फोर्थ ऑर्बिट। यानी कि सेल और ऑर्बिट दोनों सेम है, केवल अंतर क्या है? सेल को हम लोग चाहे तो अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है सेल और ऑर्बिट दोनों सेम चीज है, तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। अब देखिए ये है के सेल। कौन सा सेल है दोस्तों? के सेल। यानी कि n इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। n इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 1। यानी कि के सेल सबसे पहला सेल होगा या पहला ऑर्बिट होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह मिलेगा। नेक्स्ट है हीलियम। हाइड्रोजन के बाद है हीलियम। अब देखिए हीलियम, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। अब हीलियम का के सेल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ये मैंने बताया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल इज गिवन बाय फार्मूला 2n²। यानी कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अब हम लोग देखेंगे क्या? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह अरेंज है। यानी कि हीलियम के पास के सेल होगा और n इज इक्वल टू 1 होगा।
नेक्स्ट देखिए हीलियम, हीलियम के बाद आता है लिथियम। तो लिथियम का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ये लिथियम का क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस। लिथियम का क्या है, न्यूक्लियस। अब देखिए लिथियम, अब देखिए लिथियम में क्या होगा, सबसे पहले लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होगा। अब देखिए के सेल के पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कितने होंगे, 2। एल सेल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। एम सेल के एम सेल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। एन सेल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32। अब देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में भरेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में हमने डिनोट कर दिया। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा, अब 1 इलेक्ट्रॉन्स किस में चला जाएगा दोस्तों, एल सेल में चला जाएगा। इसमें एल सेल में, तो ये है के सेल, ये है एल सेल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम। बेरिलियम का ये न्यूक्लियस हो गया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 4। कितना होता है, 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले के सेल फिल करेगा, के सेल फिल करेगा, तो के सेल में हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देंगे। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि 4 में 2 चले गए, 4 में 2 चले गए के सेल में। अब देखिए एल सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो 1 2, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, एल सेल में शो कर दिया। तो ये क्या था, एल सेल। नेक्स्ट देखिए लिथियम बेरिलियम के बाद आएगा बोरोन। तो ये है बोरोन का न्यूक्लियस, ये हो गया के सेल, ये हो गया एल सेल। अब देखिए के सेल में तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। तो 2 तो के सेल में चले गए। अब एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3। कितने, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें शो कर देंगे एल सेल में। ये हो गया के सेल, ये हो गया एल सेल। बेरिलियम, बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। इसके बाद आएगा कार्बन। कार्बन का ये हो गया के सेल, इसके बाद ये हो गया एल सेल। अब देखिए के सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल सेल के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। एल सेल के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि के सेल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो 6 में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा। इस 4 इलेक्ट्रॉन को किसमें शो करेंगे हम लोग, एल में शो करेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार अरेंज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया एल सेल, ठीक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब देखिए नाइट्रोजन का पहले के सेल भरेगा, उसके बाद फिर एल सेल, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। अब देखिए नाइट्रोजन का ये न्यूक्लियस, तो नाइट्रोजन का के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग शो कर दिए। उसके बाद एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 के सेल में चले गए, के सेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया। एल सेल में कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 में से सबसे पहले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये हो गया न्यूक्लियस। के सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह शो कर देंगे। इसके बाद एल सेल भरेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स चला गया के सेल में, तो 8 में 2 गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में आएगा दोस्तों, एल सेल में, ठीक है। एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शो कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया के सेल। के सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए एल सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, 7। कितने, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हुआ दोस्तों, एल सेल। अब देखिए नियॉन जो है स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है। नियॉन जो है स्टेबल है, तो नियॉन में हम लोग क्या देखेंगे, एल सेल कंप्लीटली फिल कर जाएगा। एल सेल कंप्लीटली फिल कर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। तो अभी नियॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया के सेल, ये हो गया एल सेल। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। अब एल सेल में हम लोग देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8, 3 4 5 6 7 8।
तो ये क्या हुआ दोस्तों, एल सेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, एल सेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब नियोन के बाद सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हो गया सोडियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद के सेल, इसके बाद एल सेल, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, एम सेल आएगा। क्या आएगा, एम सेल। के सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, एल सेल के पास अभी तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, अब एम सेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। क्यों, क्योंकि के सेल भर गया, एल सेल भर गया, अब कौन सा भरेगा, एम। तो एम सेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 11। तो 11 में 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में, तो 2 8 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, अब किसमें चला जाएगा, एम सेल में। उसी तरह मैग्नीशियम का हम लोग देखेंगे। ये हो गया मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, ये हो गया के सेल, ये हो गया एल सेल, ये हो गया एम सेल। अब देखिए के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। एल सेल भी कंप्लीटली फिल्ड कर चुका है, तो एल सेल को हम लोग कंप्लीटली फिल्ड शो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा, मैग्नीशियम में 2 8 10, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, 12। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है 12। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे एम सेल में, किसमें, एम सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स एम सेल में चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम के बाद आया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो ये हो गया एल्युमिनियम का न्यूक्लियस, ये हो गया के सेल, ये हो गया एल सेल, ये हो गया एम सेल, ये हो गया एम सेल। ठीक है, अब के सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा एल सेल यहां पे। नेक्स्ट देखिए एम सेल के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों, 3। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। एल्युमिनियम के बाद हम लोग देखेंगे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन का। तो 5 एलिमेंट्स और बचे हैं। तब तक इन 13 एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन, आर्गन। अब देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, आर्गन का 18, आर्गन का 18। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्या, सिलिकॉन का ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया के सेल, ये हो गया एल सेल, ये हो गया एम सेल। के सेल कंप्लीटली फिल्ड, एल सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब एन सेल के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा दोस्तों,